डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान में आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताए थे। प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, ये आपका एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर में ये कोई किरण आपतित हो रही है। तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर एक अविलंबवत रेखा खींच देते हैं। ये रेखा आपकी अविलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अविलंब। ये आपका क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण। ठीक है बच्चों, ये आपकी ये कोण क्या है? इसको हम आपतन कोण बोलते हैं। यहां से आपका जितना कोण परिवर्तित होती है उतने ही कोण से यह पुनः परावर्तित हो जाती है। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। यह होती है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्लेन मिरर पर पिछले लेक्चर में हमने बताया था। आज हमें बताएंगे, पिछले लेक्चर में हम ये भी बताए थे कि प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, जिसमें जो तरंग की प्रकृति होती है उसमें आपका परावर्तन व अपवर्तन की घटनाएं आती हैं, जो आपके सिलेबस में है। तो परावर्तन की क्रिया सदैव दर्पण में होती है। परावर्तन की क्रिया किसमें होती है? तो सदैव दर्पण में होती है। दर्पण क्या है? दर्पण कैसे बनता है बच्चों? कोई भी कांच का एक पीस ले लेंगे या एक टुकड़ा ले लेंगे, उसके एक तल को कलई कर देते हैं, जिसमें आपका सिल्वर है, जिंक है, जिंक ऑक्साइड। इन पदार्थों का कलई जब कर दिया जाता है तो उसके एक तल से प्रकाश की किरण जाती है और परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौटती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपका दर्पण दो तरह से बनाया जाता है। एक आपका समतल तल होता है, तो दर्पण भी आपके दो हो जाते हैं बच्चों। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण जिसको आप बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये गोलीय दर्पण जो होता है वह क्या होता है? एक गोलीय कांच का जो एक गोली टुकड़ा होता है उसके एक तल, दो तल होते हैं गोली तल में। एक आपका उभरा हुआ तल होता है और दूसरा जो है दबा हुआ तल होता है। जो उभरा हुआ तल होता है उसी को उत्तल तल बोलते हैं, और जो दबा हुआ तल होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल तल बोलते हैं। अगर उत्तल तल पर कलई की जाएगी तो प्रकाश का परावर्तन अवतल तल से होगा। तो इस प्रकार जो दर्पण आपका बनेगा जिसमें उत्तल तल पर कलई कर दी जाए और अवतल तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसा दर्पण आपका अवतल दर्पण बनेगा। उदाहरण के लिए हमने प्लेन मिरर का उदाहरण समतल दर्पण का तो बता दिया है। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, जिसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का शेप क्या होता है, आप देख सकते हैं। ये आपका गोली पीस का टुकड़ा है, इसमें ये जो आपका उभरा हुआ तल है इसी को हम उत्तल तल बोलते हैं, और ये जो दबा हुआ तल है इसको क्या बोलते हैं, अवतल तल बोलते हैं। तो अगर उभरे हुए तल पर हम इस तरह से कलई कर दें, ठीक है बच्चों, अगर इस उभरे हुए तल पर इस तरह से कलाई कर दी जाए तो ये आपका जो दर्पण बनता है यह उत्तल दर्पण होता है। और इसी तरह से एक दूसरा हम गोली पीस लेते हैं, इसमें आपका ये क्या है, उत्तल तल है, और ये क्या है, अवतल। तो अवतल तल पर अगर हम कलाई कर देते हैं इस तरह से, इस पर अगर कलाई कर दी जाती है बच्चों, तो ये क्या बन जाता है, अब प्रकाश का परावर्तन उत्तल तल से होगा, इसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल तल से होगा। तो इस तरह से ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ये बात समझ में आई। अब ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। ये आपका ध्रुव कहलाता है, ध्रुव यानी पोल। ये आपकी ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका ध्रुव हो जाएगा। अब ध्रुव को, ये आपका एक आर्क होता है, एक गोली इसका एक आर्क होता है जिसके द्वारा यह दर्पण बनाया जाता है। वास्तव में ये एक गोला रहा होगा, इस तरह से एक कह सकते हैं एक गोलीय संरचना इसकी भी रही होगी, और एक गोलीय संरचना इसकी भी रही होगी। ठीक है बच्चों। तो इसका कहीं सेंटर होगा, जहां सेंटर होगा वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र बोला जाता है। ये वक्रता केंद्र है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये रेखा और ये रेखा मुख्य अक्ष होगी। ठीक है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपकी मुख्य अक्ष की रेखा है जो C से P को मिलाने वाली रेखा है, या भी P से C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको सब कुछ समझ में आई। तो एक बात आप याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन की क्रिया सदैव मिरर में होती है। आगे आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा यानी अपवर्तन पढ़ाया जाएगा, तो अपवर्तन की क्रिया लेंस में होती है, तो आगे बताएंगे हम। यहां पर आप देखिएगा, ये चर्चा हम करते हैं फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। ये हमारा मिरर है, यहां पर हम दोनों प्रकार के मिरर को एक साथ ही ले रहे हैं। ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ये दोनों मिरर आपके पास उपलब्ध हैं।
इसका जो मिडिल पॉइंट है वह क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। तो इसके मिडिल पॉइंट को यहां से मिला देंगे, ये आपका पोल है। इसी तरह इसका पोल यहां पर है और इसका वक्रता त्रिज्या यहां पर है। इसकी वक्रता त्रिज्या को हम यहां दिखा रहे हैं, मान लीजिए। ओके, इसकी वक्रता त्रिज्या को हम यहां दिखा दे रहे हैं, सी। तो ये दोनों मिरर में, चाहे आपका कनकेव मिरर हो चाहे आपका कन्वेक्स मिरर हो, यानी उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सत्य है। हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को चला रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है बच्चों। अभी हम पहले कनकेव मिरर में देखते हैं, तो जिस बिंदु पर ये आपतित होती है वह बिंदु क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। अब आपतित परावर्तन के लिए हमको क्या चाहिए, जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु पर हमें एक अविलंब चाहिए। तो अविलंब खींचने के लिए एक हम काल्पनिक स्पर्श रेखा को देख सकते हैं। ये मान लीजिए काल्पनिक इसमें स्पर्श रेखा है। तो यहां से हम इसको क्या करते हैं, केंद्र से मिला देते हैं। और आपने एक प्रमेय 9th क्लास में पढ़ा होगा, सर्किल में क्या होता है, किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये स्पर्शी है, तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा, अगर यहां पॉइंट हम ए ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से इसको मिलाने वाली रेखा इस पर क्या बनाएगी, समकोण बनाएगी। और यह जो आपका कोण होगा वह क्या कहलाएगा बच्चों, आपतन कोण कहलाएगा। अब आप जानते हैं परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का क्या नियम है, पिछले दिन बताया गया था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका जितना कोण यहां बन रहा है आई, उतने ही कोण बनाते हुए किरण आपकी लौट आती है। ये आपका आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है। क्योंकि अविलंब से एक साइड में जितना आपतन कोण बनता है उतना ही अविलंब की दूसरी साइड में परावर्तन कोण बनना चाहिए। तो ये आपका आई हो गया, ये आर हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु होता है फोकस। वह कौन सा बिंदु होता है, फोकस। ये आपका अवतल दर्पण के लिए है। और उत्तल दर्पण में भी हम देख सकते हैं, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर चला देते हैं, ये किरण चल गई। ये आपका जहां आपतित होता है, रूल ये है कि इसको हम वक्रता केंद्र से अगर मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगी, आपकी अविलंब का कार्य करती है। जैसे हमने बताया कि एक हम काल्पनिक स्पर्श रेखा अगर मान लें तो यहां से मिलाने वाली रेखा इस पर क्या होती है, लंब होती है। तो ठीक इसी तरह से एक काल्पनिक रेखा को अगर हम यहां पर मान लेंगे तो वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी आपका अविलंब जो होगा वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों, आपतन कोण हो जाएगा। अब परावर्तन कोण किधर बनना है, अविलंब की दूसरी साइड में बनना है। तो अविलंब की दूसरी साइड में बनाते हुए एक किरण इस तरह से चली जाती है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये जा रही है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बात हमारी समझ में आई। तो फोकस की परिभाषा हम दोनों को अगर एक साथ बोले तो क्या कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, या आपका अवतल दर्पण में काट लेंगे एक बिंदु पर, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उस बिंदु को हम फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों। तो फोकस आपको क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं
फोकस से पोल, पोल से फोकस, फोकस से पोल की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका फोकस हो गया, ये फोकस दूरी हो गया। अब इसमें हम आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो आइए हम देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या नियम होता है भाई? प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं बच्चों, ध्यान देंगे आप। तो तीनों नियमों की चर्चा अगर हम करेंगे तो पहला नियम तो ये जो हमने फिगर अभी बनाया है इसी तरह से होगा। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसको हम फोकस कहते हैं। ये आप लोगों को पता है। तो इसका पहला जब हम नियम देते हैं तो पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ये होता है बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस से आती प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया। इसके लिए आप किरण आरेख इसी को आप नीचे बना लेंगे, इसी तरह से आप बना सकते हैं इसको। तो आप बना सकते हैं इस तरह से, हम दिखा सकते हैं। फिर ये आपका क्या है? एक दर्पण है इस तरह से, ये आपका कनकेव है, यह पोल है, यहां आपका फोकस है, यहां पर आपका फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है और ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? परावर्तन के पश्चात ये बच्चों फोकस से होकर जाएगी। इसी तरह से आप दूसरा भी बना सकते हैं। ये आपका एक कन्वेक्स मिरर आपको दिया गया है, ये आपका B है, ये आपका F है, ये आपका C है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है इस तरह से। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। तो वक्रता केंद्र से मिला दिए, ये जो आपका एंगल सबटेंड करती है ये आपका I होता है और ये परावर्तित होकर के इस तरह से जाती है। तो ऐसा लगता है, मान लीजिए यहां पर फोकस है, तो ऐसा लगता है कि फोकस से होकर बात समझ में आई। तो ये पहला नियम हो गया प्रतिबिंब बनाने का। दूसरा नियम जस्ट इसी का अपोजिट होता है। तो दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, इसको भी आप जरा देखेंगे। दूसरा नियम होता है फोकस से होकर जाने वाली अथवा फोकस से आती प्रतीत होने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
इसको आप इसी का जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। हम फिगर फिर से बना दें तो इस तरह से आपका एक ये आपका कर्व मिरर है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई रेज इस तरह से फोकस से होकर जा रही थी और इसके बाद जैसे ही आपकी हुई तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपका आई है, ये आपका आर है। इसी तरह से दूसरी को किरण को भी देख सकते हैं, दूसरी फैक्टर को भी देख सकते हैं। तो दूसरे में क्या होगा बच्चों, ये आपका पोल है, यहां फोकस होगा, यहां ये होगा। कोई किरण आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि ये कहां आ रही है, फोकस की ओर आ रही है। तो ये जैसे ही अपवर्तन की क्रिया होती है, अपवर्तन की क्रिया के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी इस तरह से आपका आई, ये आपका आर हो जाता है। आई, ये आपका आर। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई? तो इस तरह से ये सेकंड नियम है, सेकंड नियम है। और थर्ड नियम की हम चर्चा करेंगे। थर्ड नियम इसका क्या है, देख सकते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से परावर्तित होकर लौट जाती है, लौट जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको भी देख सकते हैं दोनों दर्पणों में। ये आपको दोनों दर्पण बना दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्या है, एक कनकेव मिरर है, इसमें आपका पोल है, यहां आपका फोकस है, यहां वक्रता यह है। तो कोई किरण अगर इस तरह से वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो ये जैसे आपकी होगी, परावर्तित भी उसी रास्ते से होती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो किरण जा रही है उसी से अविलंब भी होगा, खींचा जाएगा आपतित होने के पश्चात। तो आपका आपतन कोण क्या होता है, शून्य होता है। तो आपतन कोण अगर शून्य होता है तो परावर्तन को भी शून्य होना चाहिए। इसलिए यह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से लौट जाती है। ठीक इसी तरह से आप इस लेंस में भी देख सकते हैं, जो आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहां पर आपका पोल है, यहां क्या है, यहां आपका फोकस है, यहां आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कोई किरण ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप जा रही है, इस तरह। अब स्वाभाविक है कि अविलंब भी इसी रास्ते से जाएगा। तो अविलंब के साथ आपकी किरण कितना कोण बनाई, 0। यानी आपतन कोण का मान कितना हुआ, 0। तो आपतन कोण का मान अगर 0 हुआ तो परावर्तन का भी 0 होगा, यानी किरण इसी तरह से ये वापस लौट जाएगी। तो ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। अगले दिन हम आपको अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब बनाने के किस प्रकार स्थितियां बनती हैं ये आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।